नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, एक कॉमा का फर्क था, अर्थ का अनर्थ हो गया। राजनीति में कुल मिलाकर ऐसे ही होता है, जो चीज दिखाई जाती है वो होती नहीं है। और छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में जिन नए लोगों को शामिल किया गया है उसका आभास नहीं था, और जो पुराने बैठा दिए गए हैं उनका क्या होगा, उन्हें समझने से पहले हमें विजय शर्मा का ये वीडियो देखना चाहिए, जिसमें वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बातें मैंने कही नहीं उसे ये समझाया जा रहा है कि नई सरकार ने बिजली बिल हाफ वाली योजना को बंद करने का निश्चय लिया है। बिजली हाफ बंद हो जाएगा, बिजली हाफ नहीं होगा। स्पष्टता है, राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, कोई मसला कोई विषय इनके पास रह नहीं गया है, इसलिए ये कर रहे हैं। आप फिर से सुनिए एक बार। बिजली हाफ कहा गया, मैंने कहा बिजली हाफ नहीं होगा। बिजली हाफ नहीं होगा तो बिजली हाफ नहीं होगा भैया, बिजली बिल हाफ वाली बात नहीं है। बिजली हाफ नहीं होगा, और बिजली बिल हाफ की योजना इन्होंने जो लागू की है वो इम्प्लीमेंटेशन मेथड बिल्कुल गलत है, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। राजनीति से जुड़े ऐसे अर्थ के अनर्थ कई बार प्रस्तुत किए जाते हैं। यही कारण रहा होगा कि आम जनता जल्दी नेताओं की बातों पर यकीन नहीं करती। फिलहाल छत्तीसगढ़ के नए मंत्रिमंडल ने जो शपथ ले ली है उसमें राजभवन में जिन 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है उसमें 5 नए चेहरे हैं, पहली बार मंत्री बने हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली वो भी छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के लिए एकदम नए हैं। इस हिसाब से 12 में से 8 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इनमें टंकराम वर्मा के नाम की खासी चर्चा है, जो पुराने मंत्री केदार कश्यप के पीए रह चुके हैं और पूर्व राज्यपाल रमेश बैस के पीए रह चुके हैं। उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने और केदार कश्यप जिनके वो पीए रह चुके हैं उनके साथ शपथ लेने के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ऐसा सिर्फ भाजपा में ही संभव है, लेकिन इससे आगे हमारा मानना है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। अब मैं बात करूंगा ऐसे नामों की जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी संभावना थी, जैसे अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, रेणुका सिंह। तमाम वो नाम है जिनके कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, जिस तरह से नए लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, उससे इतना तो स्पष्ट है कि परफॉर्म नहीं करने वालों के ऊपर तगड़ी गाज गिर सकती है। यानी अब दबाव होगा सुशासन का, भरपूर कोशिश होगी कि मोदी गारंटी को कैसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। यही कारण है कि मंत्रिमंडल गठन के सिर्फ एक दिन पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकाल सत्र का अंतिम दिन था, जो करीब 13,000 करोड़ के अनुपूरक बजट प्रस्तुत किए गए। उसमें पुरानी सरकार का बेरोजगारी भत्ता भी शामिल किया गया है, यानी 2,500 रुपए महीना बेरोजगारों को भत्ता पूर्ववत मिलता रहेगा। इसके अलावा मातारी वंदन योजना, जिसमें छत्तीसगढ़ की प्रत्येक विवाहित महिला को 1,000 रुपए की सहयोग राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके लिए 1,200 करोड़ रुपए, और आने वाली 25 दिसंबर से जो सुशासन दिवस मनाया जाएगा उसके लिए 2 साल का बकाया धान का बोनस 3,800 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मंत्रिमंडल घोषणा के चंद घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष भी किरण सिंह देव को बना दिया था। इनका भी नाम मंत्रिमंडल के लिए चल रहा था। हमने अपने पुराने वीडियो में जिन नामों का खुलासा किया था उनमें अधिकांश मंत्रिमंडल की शपथ ले चुके हैं। इसके लिए जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। ओबीसी वर्ग के 6 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जबकि अनुसूचित जनजातीय वर्ग से 3, सामान्य वर्ग से 2 और अनुसूचित जाति वर्ग से 1 मंत्री बनाया गया है। यदि मैं संभागवार बात करूं तो रायपुर संभाग से 2 मंत्री, बृजमोहन अग्रवाल और टंकराम वर्मा 1 सामान्य वर्ग से और 1 ओबीसी वर्ग से। इसी तरह सरगुजा संभाग से राम विचार नेता जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, लक्ष्मी रजवाड़े ओबीसी वर्ग से, श्याम बिहारी जायसवाल जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसी तरह बिलासपुर संभाग से ओपी चौधरी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लखनलाल देवांगन ये भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। दुर्ग संभाग से सिर्फ 1 मंत्री बनाए गए हैं, दयाल दास बघेल जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। बस्तर संभाग से 1 मंत्री बनाए गए हैं, केदार कश्यप जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं। इस तरह से सरगुजा संभाग से 4 मंत्री बनाए गए हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने 14 की 14 सीटें जीती है। इसके बाद बिलासपुर संभाग से 3 मंत्री बनाए गए हैं, रायपुर संभाग से 2 मंत्री बनाया गया है, दुर्ग संभाग से 1 मंत्री बनाया गया है, बस्तर से सिर्फ 1 मंत्री बनाया गया है। लेकिन बस्तर से ही भारतीय जनता पार्टी ने जगदलपुर के विधायक किरण सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है। जैसे दुर्ग संभाग से
डॉक्टर रमन सिंह को स्पीकर बनाकर यहाँ भी क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक मंत्री का पद खाली रखा गया है। इस बारे में हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि लोकसभा चुनाव के बाद एक मंत्री पद भरा जाएगा। इसके लिए टास्क तय किए जाएंगे, परफॉर्मेंस के आधार पर एक मंत्री पद भी भर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में नियुक्तियां होगी। कुल मिलाकर जिम्मेदारियां जल्दी जल्दी तय की जाएगी, जिससे लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटें जीतने का टास्क पूरा किया जा सके। इस टास्क को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के 67 लाख युवाओं को साधने की कोशिश हो रही है। मौजूदा विष्णुदेव सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि बेरोजगारी भत्ता जो पूर्ववर्ती सरकार ने जारी रखा था, हालांकि उसमें तमाम खामियां थी, उन्हें दूर करने के लिए अनुपूरक बजट में 2,500 करोड़ की एक नई व्यवस्था की गई है, जिससे छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों को हर महीने 2,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जा सके। हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उस चुनाव परिणाम का अध्ययन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि छत्तीसगढ़ का युवा कांग्रेस के साथ नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भरपूर साथ दिया गया। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 19 सीटों के अंतर से बन सकी है। मतगणना के बाद वोटों का अध्ययन किया गया तो पता चला कि छत्तीसगढ़ में 18 से 35 उम्र के युवाओं में कांग्रेस का वोट शेयर 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में घटा है, जबकि छत्तीसगढ़ में 18 साल से लेकर 22 साल की उम्र के 18,68,000 वोटर्स हैं, जिनका झुकाव साफ तौर पर बीजेपी की ओर देखा गया। छत्तीसगढ़ में करीब 2 करोड़ 3 लाख मतदाता हैं, जिसमें 18 से 19 साल के यानी जो पहली बार वोट दिए हैं उनकी संख्या है 7,29,267। अब इन्हीं में से 1,35,104 वो युवा भी शामिल हैं जिन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। बात यदि युवाओं की हो रही है तो CGPSC के मामले में भी मौजूदा छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव सरकार ने UPSC के तर्ज पर परीक्षा करवाने का निश्चय किया है। CGPSC के पुराने चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी ने जिस तरह अपने बेटे, बहू और अन्य 5 रिश्तेदारों को मेरिट की सूची में शामिल करवाया, इसी तरह कई अफसर, कारोबारी और कांग्रेस के नेता के बेटा, बेटी, दामाद, तमाम ऐसे लोग जो मेरिट की सूची में शामिल हुए, उनकी भी अब गहराई से जांच होगी, पड़ताल होगी, जिसके संकेत पहले ही दे दिए गए हैं। विधानसभा में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने जांच की जो बातें कही, CBI जांच की जो मांग रखी, उसके एक एक शब्द को आपको गौर करना चाहिए। चुनाव को ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा किया गया क्या? इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। भूपेश बघेल जी के पॉकेट भी अभी हैं, तो कौन से पॉकेट में सबूत है और 2 सीन रिक्रिएट होगा तो आप उगलना शुरू कर देंगे। CBI सीन रिक्रिएट करती है। ऐसी ही जांच से डरे हुए कवासी लखमा विधानसभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार से मधुर संबंध बताते नजर आए। अपनी मस्करी वाली भाषा और भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी सरकार के लिए तीखी आलोचना 5 साल तक करने वाले कवासी लखमा अचानक ऐसे अंदाज में नजर आए जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि राजनीति से जुड़े हुए हमारे नेता किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। माननीय डॉक्टर साहब अध्यक्ष बना, मैं पूरा सदन के तरफ से, हमारा बस्तर के जनता तरफ से आपको बधाई देता हूं, क्योंकि 15 साल हम लोग साथ साथ में थे। अभी धर्मजीत बता रहा था, मैं भी वही लेख कर रहा हूं कि कभी गुस्सा होते नहीं देखा। 15 साल हम बोले खूब चिल्लाते थे लेकिन कभी गुस्सा होते नहीं देखा। हम लोग यहाँ के छत्तीसगढ़ का जनता भी चाह रहे थे कि यहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी हो, इसलिए उसका विचार करते हुए बहुत सज्जन आदमी को, आपके जैसा ज्यादा सज्जन है, उनको मुख्यमंत्री बनाए। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुख्यमंत्री के रूप में, सांसद के रूप में जो काम किया है वो छत्तीसगढ़ के लोग भूलेंगे नहीं, लेकिन आज उस रूप में जब वहां बैठे हैं, हम उस रूप को भी देखने चाहते हैं। इधर ज्यादा से ज्यादा आपको मदद करेंगे, आपको बधाई देंगे, उधर थोड़ा ज्यादा मत देखना। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बीरनपुर कांड की जांच CBI से करवाने की मांग रखी है। यदि ऐसा संभव हो जाता है तो कई मामलों की जांच होगी, जिसके जद में झीरम कांड भी आएगा और नए सिरे से जांच कवासी लखमा की भी होगी, उनसे पूछताछ भी होगी। पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि 25 मई 2000
13 को जब नक्सलियों ने उन्हें घेर लिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके लड़के दिनेश पटेल के साथ जब उन्हें एकांत में ले गए तो उन्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया, और भरे जंगल में उन्हें चाबी लगी हुई बाइक कैसे मिल गई, और हॉस्पिटल में अकारण एडमिट होने के बाद चरणदास मान जब उनसे मिलने गए तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि चरणदास मान को उन पर हाथ उठाना पड़ा। मैं तो नहीं गया। कौन गया? कौन ले गया? पता नहीं था ऐसा कितने पता लगने से कैसा ले जाता था। किसी से बात नहीं करो, सिर्फ वो एजेंसी से जांच करने आएगी उसी से बात करो, कोई पत्रकार से बात नहीं करो, अपने लोग बात करो, पत्रकार लोग बात करो। दरअसल 2012 में पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के द्वारा सीबीआई जांच पर रोक लगवा दी गई थी। राज्य की अनुमति इसके लिए आवश्यक थी। मौजूदा बदले हुए हालात में ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जहां डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार है, ऐसे में कई मामलों की सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच यदि बीरनपुर की हत्याकांड की होती है, भुवनेश्वर साहू की हत्या 8 अप्रैल 2023 को हुई थी, उसके 2 दिन बाद जिस तरह से बीरनपुर के निकट पिता पुत्र मुस्लिमों की हत्या हुई थी, उसकी भी जांच होगी कि अचानक पुलिस की मौजूदगी में धारा 144 लगी थी, तो ऐसे कौन से बाहरी लोग आ गए जो अलग अलग गांव से आकर 2 मुस्लिमों को अकारण हत्या करते हैं। सही कारण आज तक पुलिस स्पष्ट नहीं कर पा रही है। जब चाक चौबंद व्यवस्था थी तो सुनसान में 2 मुस्लिम व्यक्ति अचानक बकरी चराने निकलते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, पुलिस को कानों कान भनकने लगती है। कई दिनों बाद एक एक कर अलग अलग गांव से 18 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तब दबी जुबान में बात उठ रही थी कि भुवनेश्वर साहू हत्याकांड से उपजे आक्रोश को शांत करने के लिए ये 2 हत्या की गई है या करवाई गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। गहराई से अगर सीबीआई जांच होगी तो कई सफेदपोश जेल जाएंगे, कई चेहरे बेनकाब होंगे। बदले हुए हालात में यह आम चर्चा है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो क्या पहले वाली रमन सरकार से कहीं बेहतर काम करेगी, कुछ अलग कर पाएगी। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। जिन 9 विधायकों को शपथ दिलाई गई है, मंत्री बनाया गया है, उनमें बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, रामविचार नेताम और दयालदास बघेल तो पुराने मंत्री हैं, लेकिन टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े, ये वो नए नाम हैं जिन पर दारोमदार होगा, जिम्मेदारी होगी। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। विभागों के विभाजन के बाद चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी होगी। अंदर खाने की ढेर सारी खबरों में हमें यह जानना होगा कि 3 दिसंबर को जब मतगणना हुई थी, चुनाव परिणाम आए थे, तो कवर्धा से देर रात तक कई दर्जनों गाड़ियां जिसमें कुछ विशेष संप्रदाय के लोग बैठे थे, कहां जा रहे थे, वो अचानक कहां गायब हो गए। बाकायदा सामान लेकर रातों रात गायब होने वाले लोगों की जांच बहुत आवश्यक है, क्योंकि मतगणना के 17 दिन बाद वहां के पूर्व विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर ने यह चुनौती पेश की है कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी किसी भी इलाके में कोई भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। ऐसे ढेर सारे विषय जो जांच के दायरे में हैं, हम एक एक कर सिलसिलेवार ढंग से लगातार आप तक प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज के अंक के लिए इतना ही। यह अंक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। राजनीति से जुड़ा हुआ यह विषय था जिसका सीधा सरोकार है आपसे, क्योंकि हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। कृपया आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ लगातार यूं ही ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।